guys, world's largest. कोई बात नहीं, माइक ही नहीं लगाया हमने. All right. So hey guys, world's largest and the most impactful learning tutoring platform, that is Physics Wallah. तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने प्यारे प्यारे सुनील भैया को यहाँ पे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार चैट बॉक्स में लिख देंगे भारत माता की जय. एक बार फटाफट से भारत माता की जय लिख दीजिए. मेरी तरह हरकतें मत करना. मतलब क्लास में गए, एग्जाम देने गए, बिना पेन लिए चले गए. मतलब मैं क्लास में आया हूं, बिना माइक लिए आ गया. देख रहे हो, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है क्लास को लेने के लिए, यूं डायरेक्टली कूद के आ गया मैं. चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ऑल राइट, तो आज हम क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का पार्ट 2 यहां पर करने वाले हैं. दिस इज बेसिकली लेक्चर नंबर 3 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. क्या बात है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो सुनील भैया चालू करिए, चालू करिए फिर. तो अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, तो मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को. एंड यहां पर मैं आपको एक बढ़िया बात बताने जा रहा हूं. सभी उड़ानियंस के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है यहां पर मेरे दोस्तों. आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को मैं वन शॉट में लेकर आ रहा हूं. कहां पर? पीडब्ल्यू फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर. कहां पर? पीडब्ल्यू फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहा हूं, जहां पर हम लोग क्या खत्म करेंगे? हम लोग एनसीईआरटी थ्योरीज प्लस एनसीईआरटी एक्टिविटीज को खत्म करेंगे. साथ ही साथ हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के सवाल, मोस्ट ऑफ द सवालों को जल्दी से जल्दी वहां पर खत्म करने की कोशिश करेंगे. और ये मेरा मेजर फोकस है. देखो, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस, इसके मैं आपको बहुत सारे सवाल वहां पर कराने वाला हूं. ये मेरा मेजर फोकस रहेगा, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, ये सब होगा. अब मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहता हूं, जिस पर मैं आपसे वोटिंग करवाऊंगा. आपको दोनों में से क्या चाहिए, आप उस चीज को सेलेक्ट करना. आपको मैं डिटेल्ड थ्योरी कराऊं, डिटेल्ड थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, सारे के सारे. ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर ए हो गया. अब इसमें लेक्चर की ड्यूरेशन आपकी थोड़ी बढ़ सकती है. लेक्चर ड्यूरेशन जो आपकी यहां पर जा सकती है, वो बेसिकली आप मान लीजिए 4 से लेके 6 आवर तक जा सकती है. दूसरा मेरे पास ऑप्शन क्या है, आप वोट करके बताना. मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताता हूं. दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं माइंड मैप से आपको थ्योरी का रिवीजन करवाऊं. माइंड मैप से तो आप रिवीजन करें, प्लस आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, यहां पर जो आपके लेक्चर की ड्यूरेशन रहेगी, अच्छा, ये क्वेश्चंस के साथ एक्सपेरिमेंट भी रहेंगे, लाइव एक्सपेरिमेंट्स. सेम इधर की ऑफरिंग रहेगी कि यहां पर भी आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? लाइव एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे. सुनते जाना क्या क्या मिलेगा. अब ये जो लेक्चर की ड्यूरेशन है, ये बेसिकली लगभग आपके 3 आवर की होगी. अब आप डिसाइड करो आपको कौन सा चाहिए. आपको मैं डिटेल्ड थ्योरी प्लस क्वेश्चंस प्लस लाइव एक्सपेरिमेंट 4 से 6 घंटा में कराऊं, 5 से 6 घंटा भी मान सकते हो उसको, इतना चला जाएगा, झूठ क्यों बोलना. सब डिटेल में कराएंगे. और या तो फिर मैं आपको माइंड मैप से बढ़िया से फटाफट से थ्योरी का रिवीजन करवाया, सवाल करवाए, लाइव एक्सपेरिमेंट्स करवा के सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज करवा दिया. अब आपको सेलेक्ट करना है कि भैया मुझे कौन से मेथड या कौन सी अप्रोच से यहां पर पढ़ाई करनी है. सो दिस इज बेसिकली इन योर हैंड्स. आप फटाफट से सेलेक्ट करें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई डोंट हैव एनी इशू. मेरे को दोनों ही केस चलेगा भैया, मेरे लिए तो दोनों ही सही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में. तुम वोट करो भाई, तुम जैसा बोलोगे मैं तो टीचिंग वैसी ले आऊंगा. अपन तो भैया फ्लेक्सिबल एजुकेटर है, ये बोलोगे तो ये बोलोगे तो ये, दोनों ही तरीके से पढ़ा सकता हूं मैं. ये अलग अलग पेडागोजी फ्लोस पे काम करते हैं. इसका पेडागोजी फ्लो और इसका पेडागोजी फ्लो बिल्कुल अलग अलग है. हाँ. कंफ्यूजन आ रहा है यहां पे, ए बी चल रहा है भैया. अरे यार ऐसे मत करो यार, दोनों मत लगाओ. मैं किसको लगाऊं फिर टिक? मैं किसको लगाऊं? मैं तो दोनों में रेडी हूं. ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी. चलो
अगर मैं रैंडमली, इसका कोई सही और गलत आंसर नहीं है, मैं रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल बी सिलेक्ट कर रहा हूं, तो यहां पर मेजॉरिटी बच्चों ने वोटिंग बी को ही दी है, मैंने तो ऐसे तुक्का लगाया बी को, 40% ऐसे बोल रहे हैं। तो आशुतोष, तनुज, यश, स्वरित, अविरल, तन्मय, गुरसिमर, उज्जवल, किरण, फिर से किरण, वीडियो कॉल उमेश, रुद्रांश, ठीक है। तो मेजॉरिटी बच्चे इस तरीके से चाहते हैं, तो इस तरीके से अपन करेंगे। टेंशन मत लो कि माइंड मैप में मैं थ्योरी उड़ाऊंगा नहीं, अगर इनकेस मैं ये पेडागोजी फॉलो करता हूं तो ऐसा नहीं होगा कि थ्योरी हवा में उड़ा दूंगा, नहीं, उतना तुमको आएगा जितना कि तुमने पढ़ा है, ऐसा टेंशन मत लो, उतना तो होगा ही उसके अंदर कि तुम पढ़ लो उस चीज को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इस चीज पे एक बार टीम से भी डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मतलब, इसको बहुत बेस्ट तरीके से लेकर आने की कोशिश करेंगे कल, ठीक है। चलिए, तो फिर आज की क्लास पे पहले फोकस कर लेते हैं। यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का पार्ट 2 है मेरे पास, फिर उसके बाद बिट मोर ऑन एसिड्स एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इन सारी चीजों को, साथ ही साथ इंसानियत का ज्ञान होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिडल वाला से। अब ध्यान से सोचिए, अगर आपके जो होठ हैं यहां पे, ये जो होठ हैं, ये अगर आपका एसिडिक या बेसिक मीडियम हो, तो आपको नेचर ऑफ मीडियम बताना है ए और बी में। अगर ये आपका ए है और ये मेरे दोस्त अगर आपका बी मीडियम है, समझ रहे हो, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो आपको होठों के कलर से ये बताना है कि यहां पर मीडियम कौन सा है। अगर मैंने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाला, समझ में आया सवाल, ये जो लिप्स है ये आपके एक मीडियम है, आपने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर छिड़का तो यहां पे तो ये होठ कलरलेस है, यहां पे ये होठ पिंक है, बताइए कौन सा मीडियम है यहां पे, ए में कौन सा, बी में कौन सा? ओ भैया तो देखो यहां पे होठ कलरलेस है, तो ये कलरलेस है ना होठ, यानी फिनोप्थिलीन अगर आपने यहां पर ऐड किया, ये होठ अगर आपका कोई मीडियम है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, आपने फिनोप्थिलीन छिड़का तो कलरलेस आ रहा है, इसका मतलब ए जो है वो इधर आपका एसिड होगा और इधर आपका न्यूट्रल होगा। जी भैया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यहां पे होठों का रंग क्या है, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। अब जब भी गाना याद है तो तुम्हारे को याद आना चाहिए, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, केमिस्ट्री याद आनी चाहिए। बी कैसा मीडियम है, बेसिक मीडियम है, बस ऐसे ही अपन बढ़िया से पढ़ाई करते रहेंगे। अब बच्चों का रिएक्शन बता दूं क्या, हसमुख लाल एंड अदर बॉयज भी लाइक, हमको तो नहीं आया, हमको पता ही नहीं है, हम तो सख्त लौंडे हैं, हमको पता ही नहीं है भैया ये क्या चल रहा है, ये होट, ये कलर वलर कुछ नहीं पता, हम तो केमिस्ट्री से समझते हैं, बीकर में डालो पानी, बीकर में डालो एसिड या बेस, उससे बताओ, ऐसे नहीं समझ में आता। चलो ठीक है, अब एक होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं, आ जाओ देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किया है। When we put a raw egg inside a beaker containing vinegar, there are bubbles of gas X. Identify the gas X. कौन है ये? सिग्मा मेल। चलो जल्दी से बताओ बेटा, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट से, ओपी 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 ओपी, जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी से बताएंगे आंसर, जल्दी से बताएंगे आंसर, जरे जल्दी से बताएंगे आंसर, जल्दी से बताएंगे आंसर, अरे जल्दी से बताएंगे आंसर भैया, आंसर भैया, आंसर, अरे जल्दी से बताएंगे आंसर भैया, आंसर भैया, आंसर, अरे जल्दी से बताएंगे आंसर भैया, आंसर भैया, आंसर। क्या चल रहा है बाबू लोग, मजा आ रहा है क्या? चलिए, तो कौन सी गैस निकलेगी यहां पर, फटाफट से सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शरिक, आशुतोष, विराज, आदित्य, स्वरित, जय, आदर्श, अलमूर,
यशराज एंड अविरल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। अब देखिए रॉ एग, रॉ एग मतलब जो सफेद कलर का होता है। अब इस एग के जो एग के शेल्स होते हैं, व्हाइट कलर के जो आपने शेल्स देखे हैं, अंडे का जो खोल होता है, ये किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। बात समझिए। तो अंडे के जो खोल हैं सफेद कलर के, वो बेसिकली CaCO3 से बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अरे यार तुम चैटिंग करते रहोगे नहीं तो 2 मिनट बंद करना पड़ेगा ये सब। चलो इधर देखो, अब इधर देखो, पूरा फोकस इधर। तो अगर तुम्हारे एग के शेल्स जो है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं, तुम इसको विनेगर में डालते हो। विनेगर बेसिकली क्या है? तुम्हारा एसिड है, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिड है, CH3COOH। तो क्या होगा यहां पे? अरे भाई मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड की रिएक्शन हो जाएगी ना। यहां पर अगर तुम्हारे पास कैल्शियम का कार्बोनेट है और अगर इसकी रिएक्शन CH3COOH से होती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बेसिकली आपके पास है कटायनिक पार्ट, ये बेसिकली आपके पास है अनायनिक पार्ट, ये बेसिकली आपके पास है अनायनिक पार्ट, ये बेसिकली आपके पास है कटायनिक पार्ट। अब ध्यान से देखिए, ये कटायन इस अनायन के साथ जाएगा और ये कटायन इस अनायन के साथ जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास? यहां पर बनेगा, ये कटायन इस अनायन के साथ गया तो ये बनेगा कैल्शियम एसीटेट, है ना, CH3COO होल ट्वाइस प्लस H और CO3 मिलकर बनाएगा H2CO3। तो H2CO3 जो हमारा बनता है वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा? वो टूटता है H2O में और साथ ही साथ टूटता है CO2 में। खत्म काम। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? आपके पास अंडे के जो खोल हैं, अगर आपने अंडे को एसिटिक एसिड यानी सिरका में डाला, तो अंडे के जो खोल हैं वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं। अगर आपने उसको सिरका में डाला यानी विनेगर में डाला, तो आपके पास रिएक्शन हो जाएगी मेटल का कार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो किस में टूट जाता है? आपको भी पता है कार्बोनिक एसिड टूटता है वाटर में और साथ ही साथ वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहां पर ये रिएक्शन होगी हमारी एंड द गैस रिलीज्ड विल बी CaCO, गैस रिलीज्ड विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब आज की क्लास का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का पार्ट 2। मुझे ये बताइए, अब मैंने आपको ये चीज समझा दी है, अब आपका आंसर ये गलत नहीं होना चाहिए। Is reaction between acids and the metal carbonates or bicarbonates a double displacement reaction or not? यानी कि मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड से होगी तो क्या वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं? क्या वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं? इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉट? हाँ या ना? पोल देता हूं। एक तो मेरे को चैट ही नजर नहीं आती है यार, क्या हो गया है ये? चलिए, इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? टाइम देखिए, लेक्चर जो कल आपका यूट्यूब पे होगा वो 3 PM पे होगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिया था। अगर कोई इसमें आगे पीछे चेंज होगा 3 के बाद ही होगा, ठीक है ना? तो 3 से 6 या 4 से 7 में खत्म करने की कोशिश करेंगे। 3 से लेकर 8 का टाइम लेकर चलो, कल आपको फिजिक्स वाला को देना है। इस रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? करेक्ट आंसर टू दिस इज यस। 91% बच्चों ने दिया यश, तनुज, शरिक, शौर्या, स्वरित, आदित्य, निशा, यश, आयुष एंड हर्षित। बहुत बढ़िया।
इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस। अब ये कैसे है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ी, मेटल का कार्बोनेट आपके पास है। अब मेटल का कार्बोनेट हो या बेसिकली मेटल की बाइकार्बोनेट आपके पास हो, और साथ ही साथ अगर आपके पास एसिड हो, तो आप इस चीज को थोड़ा समझिए ध्यान से। ये आपके पास कटायनिक पार्ट है, ये आपके पास अनायनिक पार्ट है, ये आपके पास अनायनिक पार्ट है, और ये आपके पास कटायनिक पार्ट है। कटायनिक और अनायनिक पार्ट यहां पर आपके पास अवेलेबल है दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट यानी मेटल की कार्बोनेट, एसिड आपके पास है एसिटिक एसिड, कटायन अनायन, कटायन अनायन, ये आपके पास है। भैया यहां पर मैं हाइड्रोजन पहले लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, HCH3COO लिखोगे तब भी सही है। कटायंस अनायंस को एक्सचेंज कीजिए तो ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा CaCH3COO होल ट्वाइस। कैल्शियम और एसीटेट साथ में आ जाएंगे, हाइड्रोजन और कार्बोनेट साथ में आ जाएंगे तो बन जाएगा H2CO3। ये तो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ ही साथ ये H2CO3 यहां पर टूट जाता है H2O में, और साथ ही साथ टूट जाता है CO2 में। तो यहां पर क्योंकि एक गैस का निर्माण हो रहा है, गैस इज फॉर्म्ड आफ्टर अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद गैस का निर्माण हो रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है? 100% डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जांपल है। कटायनिक पार्ट अनायनिक पार्ट, अनायनिक पार्ट कटायनिक पार्ट, ये आपके पास है। कटायंस अनायंस का अगर आप एक्सचेंज कर देंगे तो कैल्शियम एसीटेट साथ में H और CO3 मिलकर बनाएंगे H2CO3। ये तो हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर कटायंस अनायंस का एक्सचेंज हुआ, साथ ही साथ ये टूटेगा H2O और CO2 में। सो यहां पर एक गैस इज फॉर्म्ड आफ्टर अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए अब यहां पर इस चीज को देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का? अब ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस आप यही चीज पढ़ रहे हैं। आपके पास मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, आपको कुछ नहीं करना है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस पढ़ाया मैंने आपको, ये क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कलरलेस सॉल्यूशन है जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। इसके अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल देते हैं, यहां पर इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर से पास करेंगे, सो ये इसको क्या कर देगी, ये इसको बना देगी मिल्की या फिर टर्बिड, यानी कि धुंधला बना देगी या दूधिया बना देगी। क्या बना देगी, मिल्की या टर्बिड। यानी जैसे पानी में एक चम्मच आपने दूध डाला, कैसे धुंधला हो जाता है, या दूधिया बोलते हैं उसको। सो मिल्की या टर्बिड हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस। ये है व्हाइट इनसॉल्यूबल सॉलिड, व्हाइट इनसॉल्यूबल सॉलिड। और इसी की वजह से राजा बेटा ये क्या हो जाती है, मिल्की या टर्बिड हो जाता है। तो अगर आपको बोलता है कोई कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी रिएक्शन में निकल रही है, आप कैसे बताओगे? आप उसको बोलोगे आप कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल दीजिए। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया है, इसको इसमें से पास कराइए, कलरलेस सॉल्यूशन आपका मिल्की या टर्बिड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
यही अगर आप इस सॉल्यूशन से एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, मान लीजिए आपने लिमिटेड सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, तब तो ये होगा। पर आपका मन कर रहा है नहीं मैं तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा दूंगा दूंगा, दे दो भैया। तो अगर आप बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और एक्सिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये रिएक्ट करके क्या कर लेंगे, ये रिएक्ट करके यहां पर बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो दिस इज बेसिकली अ कलरलेस सॉल्यूशन। ये कलरलेस सॉल्यूशन है, इसको बना देंगे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कलरलेस सॉल्यूशन को ये फॉर्म करेंगे। दिस इज बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आ गई मेरी बात? सो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर आपने एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी तो यहां पर ये रिएक्ट करिए कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कलरलेस सॉल्यूशन का निर्माण कर देते हैं। ये भी याद रखना। आपको किसी ने बोला कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। इसका सबसे पहला तरीका नंबर 1 है, आप कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर दीजिए। द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की और टर्बिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसमें से एक्सिस में पास करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसी के अंदर एक और तरीका आइडेंटिफाई करने का, इसके अंदर एक और तरीका है, तरीका 2, तरीका सेकंड। आप मॉइस्ट यानी गीला ब्लू लिटमस पेपर ले आइए। मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, आप मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में ले आइए। मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इन कांटेक्ट टू CO2 गैस। तो ये पेपर जो हो जाएगा, पेपर टर्न्स रेड। लिख लो, पेपर टर्न्स रेड। ऐसा क्यों? क्योंकि मजे की बात यह है कि अगर आपने पानी दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो वो कार्बोनिक एसिड बना लेगी और इस कार्बोनिक एसिड की वजह से लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाएगा। आपको कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना है ना, पहला तरीका यह है कि आप कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर में से पास करो। सॉल्यूशन आपका मिल्की और टर्बिड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रही है बात? अरे मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं, अगर आप कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर देंगे तो यह सॉल्यूशन आपका मिल्की या टर्बिड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से पास करेंगे तो ये जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक सोल्यूबल सब्सटेंस बनाएगा। लेकिन ये इसका एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है, ये तो एक्स्ट्रा कंडीशन है। ये टेस्ट करने का तरीका है। दूसरा टेस्ट करने का तरीका यह है कि गीला ब्लू लिटमस पेपर ले आओ। जैसे ही गीला ब्लू लिटमस पेपर आप लेकर आओगे, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में गीला है तो उसमें पानी होगा। अरे मॉइस्ट का मतलब क्या है? मॉइस्ट का मतलब है कि उसके अंदर क्या होगा? पानी होगा। और जैसे ही उस पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तो यहां पर क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा तो जो आपका लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है। तीसरा एक है जलती फायर को बुझा देगी। एक और लिख लो, तरीका तीसरा। 3 तरीके दे रहा हूं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक, एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आइए। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर टू CO2 गैस। मैचस्टिक को बुझा देगी। मैचस्टिक एक्सटिंग्विशेस, मैचस्टिक को बुझा देगी। और मैचस्टिक को मेरे दोस्त अगर बुझा देगी तो यहां पर इससे कंफर्म हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर रिलीज हुई है। समझ रहे हो? जलती हुई माचिस की तीली लिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास में बुझा देगी उसको। क्यों? CO2
विल डिस्प्लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भगा देगी जो कि आग लगाने के लिए जरूरी है, बिकॉज CO2 जो है ज्यादा हैवी है, CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, CO2 क्योंकि ज्यादा हैवियर है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को भगा देगी आग के चारों तरफ से, आग बुझ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इस फिनोमिना को, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मॉदरिंग। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मॉदरिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर यहां पर हम देखते हैं तो हमारे पास यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर क्या करती है, लाइम वाटर जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है, आप इसको लाइम वाटर में पास कर देंगे, सो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड की वजह से। अगर आप इसको एक्सिस में पास कर देंगे तो यहां पर एक कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का तरीका दूसरा। तरीका तीसरा, ये जलती माचिस की तीली अगर आप ले आएंगे जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है तो जलती माचिस की तीली को वो बुझा देगा। इसके पीछे कारण यह है कि CO2 विल डिस्प्लेस ऑक्सीजन बिकॉज CO2 इज हैवियर देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है ऑक्सीजन से, वो उसको डिस्प्लेस कर देगी और इसी वजह से माचिस की तीली बुझ जाएगी, इसे स्मॉदरिंग कहते हैं। यहां पर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर जैसे ही कांटेक्ट में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, मॉइस्ट का मतलब पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, H2CO3 बनेगा जिसकी वजह से पेपर लाल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक प्रीवियस ईयर का सवाल यहां पर फटाफट से देखेंगे। अब ये देखो मैं आपको करा चुका हूं, प्रीवियस ईयर का सवाल देखेंगे, CBSE 2016 का सवाल। CBSE 2016 के अंदर एक सवाल आया था, What is observed when carbon dioxide gas is passed through lime water for a short duration and for a long duration? अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास होगी या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पास होगी तो क्या होगा? ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास होगी या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पास होगी तो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास होगी तो ये होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पास होगी तो ये होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पास होगी तो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ज्यादा समय के लिए पास करोगे तो यहां पर एक सोल्यूबल प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अब यहां पर हम लोग प्रैक्टिस कंसेप्ट फ्रॉम क्वेश्चन, कंसेप्ट लगाएंगे सवाल की मदद से, कंसेप्ट लगाएंगे सवाल की मदद से, जल्दी से कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे सवाल की मदद से। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद बेस, फटाफट से। अ ब्लैक मेटल ऑक्साइड X reacts with dilute hydrochloric acid to form another compound Y that turns the color of the solution to blue green. Identify X, Y and the type of reaction. ठीक है, जल्दी से फटाफट से जल्दी से बताएंगे इस सवाल का आंसर। बहुत बढ़िया। विराज, यशराज, आशुतोष, आदित्य, दीपक, अर्चना, हर्षित, स्वरित, शरिक एंड गुरसिमर। अब देखो आप ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है ना। मैं चैट बंद कर देता हूं वरना पूरा फोकस आपका यहां नहीं रहेगा, पूरा फोकस यहां होना चाहिए। अब देखिए ब्लैक मेटल की ऑक्साइड, अरे भाई
ब्लैक मेटल की ऑक्साइड, यार ये क्या है, ठीक है, एक ब्लैक मेटल का ऑक्साइड। अब ब्लैक मेटल का ऑक्साइड आपको पता है कौन सा है? ब्लैक मेटल का ऑक्साइड आपको पता है कॉपर का ऑक्साइड है। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अनदर कंपाउंड Y, to form another compound Y that turns the color of the solution to blue-green. Identify X, Y and the type of reaction. Identify X, Y and the type of reaction. ठीक है, आइए फटाफट से देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास ब्लैक मेटल का ऑक्साइड कौन सा है दोस्तों? कॉपर का ऑक्साइड है। एसिड हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखिए कॉपर हमारे पास क्या है? कटायनिक पार्ट है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? अनायनिक पार्ट है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? कटायनिक पार्ट है। और क्लोरीन हमारे पास क्या है? अनायनिक पार्ट है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कटायन अनायन का एक्सचेंज करवाएं अगर हम, तो ये कटायन गया इस अनायन के पास और ये कटायन गया इस अनायन के पास। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा कॉपर का क्लोराइड और साथ में आ जाएगा हमारे पास वाटर। अब ये जो ऑक्साइड है ये बेसिकली कौन से कलर का है? दिस इज बेसिकली ब्लैक मेटल की ऑक्साइड। ये मेटल की जो ऑक्साइड है मेरे दोस्त, ये काली है बेटा। इट इज अ ब्लैक मेटल का ऑक्साइड। और ये जो सोल्यूशन है आपके पास, ये आपके पास कलरलेस सोल्यूशन है। जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कटायंस अनायंस का एक्सचेंज हुआ, कॉपर क्लोराइड प्लस आपका वाटर यहां पर बना। कॉपर क्लोराइड जो होता है वो बेसिकली ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है। ब्लू ग्रीन सोल्यूशन होता है किसका? कॉपर के क्लोराइड का। ठीक है, तो यहां पर यह रिएक्शन हो रही है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो यह रिएक्शन आपको कैसी होती हुई नजर आएगी? ये आपके पास है एसिड। मेटल का ऑक्साइड यहां पर बिहेव कर रहा है एज बेस, क्योंकि जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो हमेशा क्या बनेगा? यहां पर बनेगा सॉल्ट प्लस यहां पर बनेगा आपका वाटर। ठीक है, यहां पर बनेगा आपका सॉल्ट और साथ ही साथ यहां पर बनेगा आपका वाटर। ये बेसिकली आपका एसिड, मेटल का ऑक्साइड विल बिहेव एज बेस, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड इट विल फॉर्म वाटर। तो यहां से कंक्लूजन हमारे पास क्या है कि कुछ मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस इन नेचर। समझिएगा, अगर यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कलरलेस सॉल्यूशन है, इसमें आपने कॉपर का ऑक्साइड डाला तो कटायंस अनायंस का एक्सचेंज हुआ, सॉल्ट और वाटर यहां पर बना। ये एसिड है तो ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा होगा, तो सॉल्ट और वाटर बना। ये रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक टाइप की रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किस प्रकार की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? जी भैया। अब यहां तक अगर बातें सारी क्लियर है, एक तो चैट ही विजिबल नहीं हो रही है आज तो। अगर यहां तक सारी बातें क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में आए भैया लिख दीजिए फटाफट से, फटाफट से एक बार आए भैया लिख दीजिए यस। क्लियर है? जल्दी 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 एक बार आए भैया लिख दीजिए, समझ में आ गया तो राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन। चलिए, ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई। मेटल का ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड, it is acting as base, it will give salt plus water, it is a neutralization reaction which is nothing but a type of a double displacement reaction.
अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि सारे मेटल के ऑक्साइड्स और सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बेस नहीं होते हैं। मैंने इसीलिए यहां पे लिखा है सम मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यानी कि कुछ मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है नेचर में। आइए एसिड्स के ऊपर कुछ और चीजें जानते हैं फटाफट से। लेट्स डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द एसिड्स। जल्दी से देखेंगे। एसिड्स रिलीज H+ आयंस इन वाटर बट दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बट दे डू हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये कह रहा है एसिड्स पानी के अंदर H+ आयंस को रिलीज करते हैं और H+ आयंस में इतना दम है कि वो अकेले रह सकते हैं, यानी सिंगल रह सकते हैं। आपको लगता है ये पॉसिबल है? यस और नो? एसिड्स रिलीज H+ आयंस इन वाटर बट दे डू हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यस और नो? एंड दे हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसे कर लो, एंड दे हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एंड दे हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। Acids release H+ ions in water. Acids release H+ ions in water and they have an independent existence. And they have an independent existence. जल्दी से आंसर करेंगे। एक तो ये चैट वाला आज चल ही नहीं रहा है, क्या हो गया यार इसको। चलो, एसिड्स रिलीज H+ ions in water and they have an independent existence। ठीक है, एसिड्स रिलीज H+ ions in water and they have an independent existence। यस और नो? सो एसिड्स पानी के अंदर H+ आयंस रिलीज करते हैं एंड इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यस और नो? यस और नो? एसिड्स रिलीज H+ आयंस इन वाटर एंड दे हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यस और नो? करेक्ट आंसर इज नो। वेरी गुड। आशुतोष, यशराज, विराज, यश, आदित्य, जीत आचार्य, कार्तिक, अलमूर, अर्चना एंड दीपक सिंह। आइए फटाफट से देखते हैं। अब ध्यान से आप इस बात को समझना। देखिए यहां पर क्या होता है हमारे पास दोस्तों, आप मान लीजिए आपका HX एक एसिड है, दिस इज बेसिकली योर एसिड। ठीक है, इस एसिड को जैसे ही मेरे दोस्त पानी में आप डालेंगे, पानी में आप डालेंगे तो ये एसिड जो है ये पानी के अंदर HX एसिड है, इसको आपने पानी में डाला, पानी में ये टूटता है। क्या करता है? ये पानी के अंदर आपका टूट जाता है और पानी में टूटता है तो H+ आयन देता है और X- आयन देता है। H+ आयन फटाफट से वाटर के ऊपर चिपक जाता है और बेसिकली बनाता है H3O प्लस ये बनाता है X-। या फिर इसको सरल भाषा में कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कि अगर आपके पास HX एक्वस, यानी कि अगर आपने इसको पानी में डाला, सो इट विल डिसोसिएट इनटू H+ एक्वस प्लस X- एक्वस। इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? HX मेरे पास एसिड है, इसको अगर बेसिकली मैंने पानी के अंदर डाला तो ये बेसिकली हमारा क्या बनेगा? ये जो H+ और X- में टूटेगा, H+ इसके ऊपर अटैच होकर बना देगा H3O प्लस, साथ ही साथ यहां पर बनेगा X-। या इसको HS एक्वस लिखते हैं, एक्वस बोल रहा हूं, HX एक्वस। तो ये H+ एक्वस और X- एक्वस में टूटेगा। ये दोनों के दोनों सेम चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या है? हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम
आयन है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O+ या बेसिकली H+ एक्वस। दिस इज नथिंग बट हाइड्रोनियम आयन। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पर अगर एसिड अगर टूटता है पानी के अंदर तो H+ अकेला नहीं रहता। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ये जो HX है, अगर ये पानी में टूटेगा H+ और X- में, तो H+ बोलेगा कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, मुझे तो रिलेशनशिप में रहना। ये H2O पे कूद जाएगा और क्या बन जाएगा? H3O+ बनेगा। यानी यहां से जो H+ निकलता है, ये H+ सीधा पानी के साथ अटैच हो जाता है और यहां पर बनता है H3O+। यानी यहां का जो H+ है इससे अटैच हो गया तो बना H3O+ और यहां से आया X-। इसको आप ऐसे लिख सकते हो HX एक्वस, यानी कि एसिड को पानी में डिसॉल्व किया तो बना H+ एक्वस और X- एक्वस। ये है हाइड्रोनियम आयन। ये बात समझ में आ गई क्या मेरी? इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये बात क्लियर हो गई क्या? इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसकी डिसोसिएशन सिखाता हूं आपको। ये कंसेप्ट नंबर आपका 1 है, कंसेप्ट 1। ये आपका कंसेप्ट नंबर है 2। ठीक है, अब कंसेप्ट नंबर 2 को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास ये HCl है, ये HCl अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H+ और Cl- में टूटेगा तो इसका H+ इस पे चिपक जाएगा तो बनेगा H3O+, साथ ही साथ बनेगा यहां पर Cl1-। ठीक है, ये आपका इस तरीके से डिसोसिएट करेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCl aqueous will gives H+ aqueous प्लस Cl1- aqueous। समझ में आ गई मेरी बात? ये आपका फर्स्ट पॉइंटर। आपका सेकंड पॉइंटर, अगर मेरे पास H2SO4 और साथ में H2O है तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? अब ये दो है ना एक साथ, तो यहां पर क्या बनना चाहिए? इसके 2 हाइड्रोजन यहां पर लगेंगे तो यानी यहां पे 2 पानी के मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। 2 हाइड्रोजन है ना, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहां पर बनेगा 2H3O+, साथ में एक SO4 2-। ठीक है, तो हाइड्रोजन 2, 4 और 2 6, 4 और 2 तिया 6, यहां पे 4 और 1, ये 4 और 2 6, अगेन ये हो जाएगा 2 और 4 6। इस तरीके से टूटेगा। या बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं H2SO4 aqueous will gives twice of H+ aqueous plus SO4 2- aqueous। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? जी भैया, क्लियर हो गई मेरी बात? जी भैया। अब देखो, इतनी बात मुझे पहले बताओ। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये H+ अकेला क्यों नहीं रह सकता? आपने फालतू की सारी बातें बता दी, आपने ये अभी तक नहीं बताया कि ये बेसिकली अकेला क्यों नहीं रहता। आपने ये बता दिया ये टूटेगा, आपने ये बता दिया ऐसे टूटेगा, ये सब बता दिया। और अब मेन बात तो बताओ कि H+ क्यों अकेला नहीं रहता? H+ को क्यों अकेले डर लगता है? वो क्यों कमिटमेंट में रहना चाहता है? आप समझिए, अगर HX आपका एसिड है, वो पानी के साथ अगर इंटरेक्ट करता है तो बनता है H3O+ प्लस X-, क्योंकि ये टूटता है H+ और X- में, H+ इस पे अटैच होगा तो H3O+, साथ में निकलेगा X-। यह हाइड्रोनियम आयन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HS एक्वस विल गिव H+ एक्वस प्लस X- एक्वस। ठीक है, अब ये डिसोसिएशन इस प्रकार होता है, ये डिसोसिएशन इस प्रकार होता है। एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं। ठीक है, एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं, एक बार और बताते हैं। टेंशन मतलब, नया कंसेप्ट है, समझने में डिफिकल्टी होगी, मुझे पता है। आराम से देखो, आराम से देखो। मैं ये कह रहा हूं एसिड्स H+ आयन पानी में देते हैं, H+ अकेला रहता है कि नहीं? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? अकेला रहेगा या नहीं।
अकेला रहेगा या नहीं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है अकेला रहेगा। अब सवाल ये बोल रहा है कि अकेला रहेगा या नहीं रहेगा। अब आप समझो, पहले एसिड्स अभी जो हमारे कोर्स में है दैट इज HX। ये X यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, या अगर ये H2 है तो ये SO4 हो सकता है, X कुछ भी हो सकता है, कोई भी अनायन हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये HX जो है ये पानी में टूटता है तो देता है H+ और देता है X-। मेरा सवाल यह है कि ये जो H+ है ये अकेला क्यों नहीं रहता, सिंगल क्यों नहीं रहता। तो इस सवाल का जवाब क्या है, ये H+ जो है पानी से अटैच हो जाता है और बनाता है H3O+। सिंगल क्यों नहीं रहता अभी मैं बताऊंगा। तो यहां पर इसने H+ दिया, ये इससे अटैच हो गया तो बन गया H3O+ और यहां पे निकला X-। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HX aqueous will give H+ aqueous and X- aqueous। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। अब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये HCl + H2O तो ये बेसिकली हमको देगा H3O+ प्लस Cl1-। ऐसा क्यों है, अरे भाई इससे H+ जो आ रहा है इस पे अटैच हो रहा है तो ये बन रहा है H3O+ और बचा Cl1-। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HCl aqueous, अरे यानी कि पानी में डिसॉल्व है भाई, इसी को ऐसे लिख सकते हो पानी में डिसॉल्व है H+ aqueous Cl1- aqueous। ये जो आयन है तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन है। जैसे H2SO4 + 2H2O, ये 2 H+ देगा तो 2 H+ 2 पानी के मॉलिक्यूल्स पे अटैच होंगे, एक पानी पे होगा, दूसरा दूसरे पानी के मॉलिक्यूल पे होगा तो बनेगा 2H3O+, साथ में निकलेगा SO4 2-, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मजे की बात यहां पर यह है, मजे की बात यह है, अब एक और बताता हूं, चलो एक और बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास है HNO3 और साथ ही साथ आपके पास है ये H2O, इससे H+ निकलेगा, H+ और NO3 1-, कटायन अनायन, तो ये इस पे जुड़ जाएगा तो ये बनेगा H3O प्लस, साथ ही साथ बनेगा NO3 1-, इसमें टूटेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HNO3 aqueous will gives H+ aqueous प्लस NO3 1- aqueous, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में जो सवाल आता है यानी कंसेप्ट नंबर 3 कि H+ अकेला क्यों नहीं रहता, H+ अकेला क्यों नहीं रहता, H+ अकेला क्यों नहीं रहता, H+ अकेला क्यों नहीं रहता। अब देखिए H+ अकेला क्यों नहीं रहता है उसको समझाता हूं मैं। H+ का मतलब क्या है आप वो समझो। सबसे पहले आप समझो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार, आइए फटाफट से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 1, इलेक्ट्रॉन से 0, न्यूट्रॉन से 0। H+ का मतलब क्या है आप ये समझो। अच्छा मेरे को पहले ये बताओ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का मतलब क्या है तो तुमको ये मतलब भी समझ में आ जाएगा, आराम से समझो। देखो हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन से इसको कंपेयर करवाते हैं तो यहां पर क्या होगा, फिर H+ को कंपेयर करेंगे। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 1 है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल 1 है। H+ का मतलब है कि यहां पर प्रोटॉन 1 बचा है, इलेक्ट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन तो वैसे ही 0 था। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो क्या बचा, सिर्फ एक बेयर पॉजिटिव चार्ज बचा। अरे 1+ का मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन ज्यादा है देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वैसे ही एक था, अगर ये एक भी चला गया, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज तो न्यूट्रल है।
अगर ये एक नेगेटिव चार्ज भी चला गया तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, तो इसलिए बचा H+। अब H+ क्यों अकेला नहीं रहता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बेयर पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट अ प्रोटॉन। अरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो है, इट इज जस्ट अ प्रोटॉन, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। H+ क्या है? इट इज जस्ट अ प्रोटॉन, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ प्रोटॉन है और काफी ज्यादा छोटा है। उसी के साथ इट इज अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। क्यों अनस्टेबल है और ज्यादा रिएक्टिव है? अरे भाई सिर्फ एक बेयर पॉजिटिव, एक प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो यहां पर क्या हो जाता है? हाई चार्ज डेंसिटी आ जाती है। चलिए थोड़ा हैवी हो जाएगा टर्म, सिर्फ आप इतना याद रखो, हाई चार्ज डेंसिटी पे जाऊंगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। H+ को समझो, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिर्फ एक प्रोटॉन बचा H+। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, जस्ट बेयर पॉजिटिव चार्ज, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, काफी ज्यादा छोटा है, सिर्फ एक बेयर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस वजह से ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव इसीलिए, चलो बता देता हूं, हाई चार्ज डेंसिटी, so attracted towards electrons of oxygen of water। समझ गए? ये सिर्फ और सिर्फ एक बेयर पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन के बारे में मैं तुमको बताऊंगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग होती है H2O में, उसमें ऑक्सीजन के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, समझाऊंगा आगे चल के। तो बस अभी इतना समझो कि ये सिर्फ बेयर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे चिपक जाता है। ये आपका H2O का ऑक्सीजन है, इसको पकड़ लेगा H+, बोलेगा मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, सो अटैचेस विद H2O टू फॉर्म H3O+। यहां पर आप ये समझो कि H+ क्या है? H+ अकेला नहीं रह सकता, वो कुछ है ही नहीं, उसकी एंटिटी नहीं है, कुछ आइडेंटिटी नहीं है। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, तो दैट इज H+। ये सिर्फ एक बेयर पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज है और कम साइज, एक तो साइज बहुत छोटा है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाती है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो फटाफट से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है ऑक्सीजन के, और वहां पर क्या कर लेता है? ऑक्सीजन जो है पानी के अंदर है, H2O का जो ऑक्सीजन है उसको पकड़ लेगा, H2O का जो ऑक्सीजन है उसको पकड़ लेगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा, H3O+ बना लेगा। अब समझ में आया तो मेरे को बताओ, मैं एक बार पूरा रिवाइज करवाता हूं फटाफट से। काफी हैवी हो जाता है यार ये, समझ में आया कि नहीं आया इतना बताओ मेरे को पहले। अब मेरे को बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर है? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए मैं रिवाइज भी करवा देता हूं, पूरा फोकस यहां रखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है? उड़ा उड़ा के नहीं पढ़ाता मैं, डीप में पढ़ाता हूं, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है? आराम से देखो, 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 आराम से देखो। एक दो बच्चा भी बोलेगा तब भी वापस रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? सिंपल सी बात समझो, पानी है, एसिड पानी में गया, पानी के अंदर डिसोसिएट होगा आयंस में। अब ये जो पानी के अंदर डिसोसिएट होगा तो H+ और X- में डिसोसिएट होगा। ये जो बेसिकली H+ है, ये जैसे ही आपके पानी के अंदर जाएगा तो ये बेसिकली वाटर के साथ अटैच होके H3O+ बनाएगा। इसको सिर्फ इतना याद रखो कि ये H इसके साथ अटैच हो गया तो क्या हो गया? H3O हो गया, ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, साथ में X-, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं HX, एक्वस का मतलब होता है वाटर, इट विल गिव H+ एक्वस प्लस X- एक्वस। इतना समझ में आया? HCl प्लस H2O, तो HCl प्लस H2O में क्या हो जाएगा? ये H+ इससे अटैच हो जाएगा तो H3O+, ये Cl- इधर चला गया,
या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो HCl एक्वस विल गिव H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। बेसिक सी बात है मेरे भाई, ये समझ में आ रहा है? देखो मैंने नाइट्रिक एसिड का केस भी बताया, जैसे HNO3 प्लस H2 है तो ये टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस में, H प्लस इस पे अटैच हो जाएगा। तुम सिंपल इतना कर लो, हाइड्रोजन दिख रहा है इस पे अटैच करवा दो, तो ये H इस पे अटैच हो गया तो क्या बन गया H3O प्लस, साथ में नाइट्रेट बाहर आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि ये H प्लस अकेला क्यों नहीं रहता। H प्लस अकेला क्यों नहीं रहता, आप उसको इसीलिए समझो, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन है। लिख देता हूं इधर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 0। इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन एक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी चला गया तो यहां पर सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। अब यहां पर सिर्फ प्रोटॉन बचा यानी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो 1 प्लस हो गया। कटायन बनाना तो सिखाया था मैंने जी। अब ये क्या है, दिस इज जस्ट अ बेयर पॉजिटिव चार्ज, इट इज नथिंग बट जस्ट अ बेयर पॉजिटिव चार्ज। इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, इट इज जस्ट अ बेयर पॉजिटिव चार्ज, इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, जस्ट अ बेयर पॉजिटिव चार्ज, इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। सिर्फ एक प्रोटॉन है, समझ के देखो, सिर्फ एक प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो काफी ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, फटाफट से क्या करता है, पानी के जो ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चिपक जाएगा फटाफट से, कहेगा मैं अकेला नहीं रह सकता, फटाफट से मुझे अपने साथ अटैच करा लो। अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव, सिर्फ एक प्रोटॉन कैसे जिंदा रह सकता है, तो फटाफट से चिपक जाएगा और क्या बना लेगा, H3O प्लस बना लेगा। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। थोड़ा हैवी हो गया लग रहा आज की क्लास है, थोड़ी हैवी हो गई लग रहा आज की क्लास। चलो ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, फिर ज्यादा हैवी लग रही है, ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ाएंगे वरना फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, टेंशन मत लो। डज एसिड शोज देयर एसिडिक कैरेक्टर विदाउट वाटर, इतना करेंगे फिर अगली क्लास में करेंगे, ज्यादा हैवी नहीं करूंगा क्लास को, टेंशन मत लो। मेरे को तुमको कंसेप्ट पढ़ाने हैं, ओवरफ्लो नहीं करना कंसेप्ट का। थोड़ा हैवी है मुझे पता है, हर साल ही उस पर्टिकुलर टॉपिक में सबको दिक्कत आती है। सबको दिक्कत आती है उस टॉपिक में, मुझे पता है। डज एसिड शो देयर एसिडिक कैरेक्टर विदाउट वाटर, क्या एसिड्स बिना पानी के अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखा सकते हैं? ज्यादा हैवी नहीं करूंगा, क्यों दुखी हो रहे हो यार, नहीं करूंगा ज्यादा हैवी, मुझे पता है थोड़ा हैवी हो जाता है, वो कंटेंट हैवी टॉपिक है यार। डज एसिड शोज देयर एसिडिक कैरेक्टर विदाउट वाटर, क्या एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएंगे? डज एसिड शोज देयर एसिडिक कैरेक्टर विदाउट वाटर, यस और नो, यस और नो। डज एसिड शोज देयर एसिडिक कैरेक्टर विदाउट वाटर, डज एसिड शोज देयर एसिडिक कैरेक्टर विदाउट वाटर, यस और नो। क्या एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर बिना पानी के दिखाते हैं? अरे भाई नो। शारिक, शौर्य, आशुतोष, नितिन, जय कुमार, आयुष, किरण, युवराज, ब्रो एंड आयुष राज, अब आप समझो, नहीं। एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड्स ये किसकी वजह से है? हमारे कोर्स का मैं बता रहा हूं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिड्स बिकॉज ऑफ H प्लस एक्वस, बिकॉज ऑफ H प्लस एक्वस और H3O प्लस आयंस। ठीक है, एसिड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इज बिकॉज ऑफ H प्लस एक्वस और H3O प्लस आयंस, ये इसी की वजह से। अरे एसिड्स का एसिडिक चरित्र, अम्ल का आम्लिक चरित्र, या एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर बेटा किसकी वजह से, H प्लस एक्वस। जैसे हमारा चरित्र हमारे संस्कारों के अधीन होता है, हमारे संस्कार हमें क्या सिखाते हैं, किसी से अभद्र शब्दों से बात नहीं करनी, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ये हमारे संस्कार होते हैं। उसी प्रकार अगर आप बात करें कि एसिडिक कैरेक्टर एसिड्स का क्यों है, यानी कि इसका एसिडिक चरित्र क्यों है, H प्लस एक्वस या H3O प्लस एक्वस की वजह से, H3O प्लस आयंस की वजह से, H प्लस एक्वस या H3O प्लस आयंस की वजह से, हाइड्रोनियम आयन की वजह से।
अरे ये पर्टिकुलर आयंस की वजह से है, इस पर्टिकुलर आयन की वजह से है एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं इस चीज को आगे। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि सुनील भैया यहां पर पानी का क्या गेम है, ये तो आपने फालतू की बात कर दी। आप ये कह रहे हो कि अगर पानी नहीं होगा तो एसिड अपना एसिडिक चरित्र नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा। आप समझो, अगर आप ये सोच रहे हो कि एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर बिना पानी के दिखा सकता है तो आप गलत हैं, क्योंकि एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर होता है H प्लस एक्वस और H3O प्लस आयन की वजह से। और ये कहां पे बनते हैं? फॉर्म्स व्हेन एसिड इंटरैक्ट्स विद वाटर। पॉइंट समझ में आया क्या बेटा? अरे बेटा मेरा पॉइंट समझ में आया क्या? मैं आपको यह बात कहना चाह रहा हूं कि एसिड्स अपना एसिडिक चरित्र बेटा H3O प्लस आयंस या H प्लस एक्वस की वजह से दिखाते हैं। अब ये बेसिकली कब बनते हैं? जब एसिड इंटरैक्ट करता है पानी से। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? बात क्लियर हो रही है क्या? चलिए आगे चलते फटाफट से। तो सुनील भैया ये प्रूव कैसे करेंगे? आपने जो बोल दिया आप उसको प्रूव कैसे करोगे? प्लीज प्रूव इट। समझ नहीं आया, मजा नहीं आया। आप इसको प्रूव कैसे करोगे? आइए मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखाता हूं कि एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर जो है पानी में दिखाते हैं। लेट्स प्रूव, लेट्स प्रूव, लेट्स प्रूव कि एसिड्स शो देयर एसिडिक कैरेक्टर इन वाटर। लेट्स प्रूव कि एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर पानी में दिखाते हैं। आइए इस चीज को फटाफट से प्रूव करते हैं। लेट्स प्रूव दैट एसिड शोज देयर एसिडिक कैरेक्टर इन दी वाटर। इस चीज को प्रूव करते हैं। तो हमारे पास अगर हमारा टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है, और ये रिएक्शन मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकती है। एनसीईआरटी में कौन सी दे रखी है वो भी बता देता हूं, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। अब मैं यहां पर क्या प्रूव कर रहा हूं, मैं पहले आपको वो बता देता हूं। मैं दोस्तों यहां पर यह प्रूव कर रहा हूं कि एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर पानी में शो करते हैं, बिना पानी के नहीं कर सकते। मैं यह प्रूव कर रहा हूं। अब आप ध्यान से समझना ये मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसमें अपन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे और यहां पर सोडियम क्लोराइड है। साथ ही साथ मेरे पास एक और दूसरी ट्यूब है जिसके अंदर मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको मैं डाल रहा हूं। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब है, उसमें सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल रहा हूं। टेम्परेचर जो है मेरा लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है। रिएक्शन में क्या होगा? सोडियम का कटायनिक पार्ट, क्लोराइड का अनायनिक पार्ट, इसका बेसिकली कटायनिक पार्ट और इसका बेसिकली अनायनिक पार्ट। अब यूजुअली आप सोचेंगे रिएक्शन ऐसे ही होनी चाहिए, यहां पर थोड़ा सा खेल है। अब वो खेल यूजुअली मैं आईसीएससी में तो बता देता हूं कि H2SO4 जो अपने हाइड्रोजन आयंस है वो 2 स्टेप में तोड़कर देता है। मतलब ये 2 स्टेप में टूटता है, आपका ये एक स्टेप में नहीं टूटता, 2 स्टेप में टूटता है। तो अभी आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तो फिर थोड़ा हैवी हो जाएगा। मैं एक्स्ट्रा के लिए तौर पे ये बता देता हूं, एक्स्ट्रा के तौर पे बता देता हूं। H2SO4 ऐसे टूटता है। मान लीजिए H2SO4 टूटेगा तो एक साथ दोनों H प्लस थोड़ी देगा, पहले एक H प्लस दिया तो बना H3O प्लस, साथ में निकला HSO4 1 माइनस। H2SO4 था, एक H इसको दिया तो बना H3O प्लस, बचा HSO4 1 माइनस। अब दूसरा HSO4 1 माइनस जो है ये मेरा पानी के साथ फिर से इंटरेक्ट करेगा। अब ये अपना एक H इसको देगा तो बनेगा H3O प्लस, साथ में निकलेगा SO4 2 माइनस।
ये रिएक्शन एक्चुअली ऐसे होती है। तो इसीलिए यहां पर आपको जो दिख रहा है ना, यहां पर ये एक H+ ही रिलीज करता है। 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो एक H+ ही रिलीज करेगा। तो यहां पर ये Na और Cl जैसे ही इससे इंटरैक्ट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर 200 से कम है, ये एक ही H+ रिलीज करेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, एक H+ निकला, क्लोरीन से अटैच हुआ तो क्या बना, HCl बन गया। अब यहां पे HSO4 और Na है तो ये बन जाएगा NaHSO4। मैं एक बार फिर से बताता हूं, सुनो सुनो सुनो। H2SO4 को जब पानी का मॉलिक्यूल मिला, इसने अपना एक H रिलीज किया, तो वो एक H इससे अटैच होकर बनाएगा H3O+, बचा क्या, एक हाइड्रोजन और SO4, तो HSO4 हुआ। ये हुआ, ठीक है। ये बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन में यूज हो रहा है, ये वाला पार्ट। इसने एक H+ दिया, इसने एक H+ दिया, वो क्लोरीन से अटैच होगा, बनेगा HCl। बचा क्या इसके पास, HSO4 बचा, HSO4 सोडियम से अटैच होगा तो बनेगा NaHSO4। आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दिया। अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो NaCl सॉलिड के अंदर जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे, बेटा मैं रिवीजन करा दूंगा इस चीज का, ये कटायन, ये अनायन, ये कटायन, ये अनायन, कटायंस अनायंस का एक्सचेंज कीजिए। टेम्परेचर 200 से ज्यादा है तो यहां पर बनेगा Na2SO4, डायरेक्टली Na2SO4 बन जाएगा, प्लस ये बनेगा यहां पर HCl। अब यहां पे दो हाइड्रोजन है तो आपने यहां पे दो हाइड्रोजन लगा दिए, दो हाइड्रोजन, एक सल्फेट, दो सोडियम, ये आपका दो सोडियम, दो क्लोरीन, बैलेंस्ड है। ये आपके पास है सॉलिड, ये आपके पास है एक्वस, ये आपके पास है एक्वस, ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर निकल रही है गैस। समझ में आया? तो दोनों केसेस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? ये बात समझ में आ रही है क्या? इतनी सी बेसिक सी बात समझ में आ रही है क्या? मैं यहां पर एक इतनी सी चीज बोल रहा हूं कि आपने एक ट्यूब के अंदर सोडियम क्लोराइड लिया है, दूसरी ट्यूब के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो यहां पर आपके पास बनता है NaHSO4। इसका नाम हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और इसका नाम बेसिकली हमारे पास क्या है, इसका नाम हमारे पास है सोडियम सल्फेट। तो अगर यहां पर आपको 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है तो ये प्रोडक्ट लिख देना, 200 डिग्री सेल्सियस ज्यादा प्रोडक्ट है तो सीधा कटायंस अनायंस एक्सचेंज करके ये प्रोडक्ट लिख देना। मेन तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बननी चाहिए, इतना हम प्रूव कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर यहां बन रही है, तुमको क्या करना है, तुम सबसे पहले ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेकर आना। ड्राई का मतलब होता है सूखा, सूखा यानी इसके अंदर नो वाटर। अब जैसे ही तुम सूखा लिटमस पेपर इसके पास में लेकर आओगे, यहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा कलर में व्हेन ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अगर तुम सूखा लिटमस पेपर लेके आओगे तो ब्लू लिटमस पेपर लाल नहीं होगा। लेकिन यही अगर तुम वेट ब्लू लिटमस पेपर लाओगे, वेट मतलब कंटेन्स वाटर, अब अगर तुम जैसे ही वेट ब्लू लिटमस पेपर लेकर आओगे तो यहां पर वेट ब्लू लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। तो when brought near the mouth of test tube indicating the presence of acid which in this case is HCl। अब हो क्या रहा है, अगर आप HCl गैस को पानी प्रोवाइड करते हैं तो ये HCl एक्वस बन रहा है, यह गैस डिसॉल्व कर जाएगी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करेगी। ठीक है, गैस कभी भी आपकी आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगी, याद रखना। कभी भी यह मत लिख देना HCl गैस आपकी डिसोसिएट कर रही है H प्लस Cl1 माइनस में, यह हमेशा गलत है।
ये आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगी, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर गैस शो नहीं करती है। जैसे ही इसको पानी मिलेगा ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से लिटमस टर्न्स रेड। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है क्या यार? फिर से बताता हूं। यहां पर हम यह प्रूव करना चाहते हैं कि एसिड्स को अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाने के लिए पानी की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब से उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने यहां पे डाला, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को। अब यहां पर प्रोडक्ट बनता है NaHSO4 और साथ ही साथ यहां पर बनता है HCl गैस। अगर ये टेंपरेचर 200 से कम है, 200 से ज्यादा है तो H2SO4 और NaCl ये कटायन इस एनायन के साथ, ये कटायन इस एनायन के साथ बना आपका HCl गैस, साथ में बना Na2SO4। अब HCl गैस यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहां पर बन चुकी है, ये आप याद रखेंगे। अब आप जैसे सूखा लिटमस पेपर लेकर आएंगे तो यहां पर सूखे लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब यहां पर ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रही है। HCl गैस डोंट या वोंट बिहेव एज एसिड, वोंट बिहेव एज एसिड। अब देखिए पानी की जरूरत क्यों है, जैसे ही आप इसको गीला कर कर लेकर आए तो गीले लिटमस पेपर के जैसे कांटेक्ट में HCl गैस आएगी तो HCl गैस प्लस H2O इट विल बी कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब आपके आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, यानी कि आपका HCl एक्वस विल बी डिसोसिएटेड इनटू H प्लस एक्वस प्लस Cl1 माइनस एक्वस। और एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है। एसिडिक कैरेक्टर इज बिकॉज ऑफ दिस, यही चीज मैंने यहां पर आपको बताई थी। ये देखिए यहां पर मैंने आपको बताई है ये चीज, इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर है, इसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर है। तो यहां पर HCl गैस ने अपना एसिडिक कैरेक्टर कब दिखाया भाई, HCl गैस को आपने पानी में डिसॉल्व करा, HCl एक्वस बना, HCl एक्वस आपका H प्लस एक्वस और Cl1 माइनस एक्वस देगा, H प्लस एक्वस की वजह से एसिडिक कैरेक्टर है। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे बेसिक सी बात क्लियर हो रही है क्या यार, ये बेसिक सी बात क्लियर हो रही है क्या? अब मुझे बताओ आए भैया कि भैया ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। एक तो चैट ही विजिबल नहीं है यार, क्या करूं मैं तो। अब बताओ, फटाफट से बताओ क्या है। अब मैं एक बार फिर से सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम आगे का टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, ठीक है? यहां से मेरे को लगता है इधर तक आपको सब समझ में आया था, यहां से आपको थोड़ा सा दिक्कत आने लगी। आप देखिए समझिए, आपके पास एक एसिड है, HX एसिड मानता हूं अपने सिलेबस का, इसको मैं पानी में डालता हूं, ये टूटता है पानी के अंदर, टूटता है तो H प्लस और X माइनस दे रहा है, ये जो है इस पे अटैच होकर बनाता है H3O प्लस और ये बनता है X माइनस। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HX एक्वस यानी इनसाइड वाटर विल बी डिसोसिएटेड इन H प्लस एक्वस एंड X माइनस एक्वस। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया HCl प्लस H2O, ये H इसका इससे अटैच हो गया तो H3O प्लस और ये बना Cl1 माइनस। अब बच्चों का पॉइंट ये होता है कि H प्लस जो ये पानी में रिलीज कर रहा है अकेला क्यों नहीं रह सकता, पानी से अटैच होने की क्या जरूरत है, पानी से अटैच क्यों होता है आप वो समझो। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन जीरो न्यूट्रॉन है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन भी गया तो यहां पे सिर्फ प्रोटॉन बचा H प्लस हो गया। तो ये जो H प्लस है, अरे यार आप एक बात समझो, एसिड ने H प्लस दिया तो वो पानी से अटैच क्यों हो रहा है? अगर HCl है ये ब्रेकअप कर रहा है तो H प्लस और Cl1 माइनस है, ये पानी से अटैच क्यों हो रहा है? ये पानी से अटैच इसीलिए हो रहा है दोस्त क्योंकि यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। अब ये एक प्रोटॉन है, सिर्फ बेयर पॉजिटिव चार्ज, अकेला एक प्रोटॉन है, ये काफी ज्यादा छोटा है साइज में, यहां पर ये क्या होगा, इस पे हाई चार्ज डेंसिटी होगी, ये फटाफट से क्या करेगा, पानी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अटैच हो जाएगा और बना लेगा H3O प्लस, क्योंकि ये अकेला अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, H प्लस अकेला नहीं रह सकता, आपको ये समझना पड़ेगा। अब यहां पर मैंने ये चीज भी प्रूव करी आपको
कि एसिड्स अपना एसिडिक कैरेक्टर बिना पानी के दिखाते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है नो, क्योंकि एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर इज बिकॉज ऑफ H प्लस एक्वस या H3O प्लस, और ये H प्लस एक्वस कहां बनेगा? पानी में बनेगा। H3O प्लस कहां बनेगा? पानी में बनेगा। तो यहां पे हमने इसको प्रूव करके भी दिखाया, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा था, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड लिया, दूसरे से H2SO4 डाला, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, NaHSO4 बन रहा है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है। दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आपकी इन दोनों केसेस में बन रही है। आप इसके केस में ड्राई लिटमस पेपर लेकर आएंगे नीले कलर का, ये बिल्कुल भी लाल नहीं होगा, इसका ये मतलब है कि यहां पे एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है। जैसे ही आप गीला लिटमस पेपर लेकर आओगे, जिसमें पानी के अंदर ये गीला करके रखा है आपने, जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर HCl एक्वस का निर्माण हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा, और वो लिटमस पेपर को ब्लू से लाल कर देगा। क्योंकि HCl एक्वस बनते क्या करेगा? H प्लस एक्वस और Cl1 माइनस एक्वस में टूटेगा, यानी यहां पे H प्लस एक्वस आया, खत्म काम। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए? सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब यहां पर ये एनसीईआरटी के बाहर है, ये भी एनसीईआरटी के बाहर है, इतना याद रखना, ये फिर भी एक एक्सपेरिमेंट में आता है, ये याद रखना और ये याद रखना। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? ये वाली चीज भी थोड़ी सी नई थी आपके लिए, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी क्या, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये एसिड है, दिस इज एक्टिंग एज बेस, इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें बेटा, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना तुम सोच रहे हो। चलो बाकी टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो, बाकी नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे लेके आया था, नहीं पढ़ा रहा हूं। अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लिख दो फटाफट से, आए भैया लिख दो फटाफट से, एक बार आए भैया लिख दो। एक बार आए भैया लिख दो। आप अपने डाउट्स डाल देना, अगली क्लास के डाउट सेशन में आपके डाउट्स लेके मैं सारी चीजें क्लियर करते हुए अगले लेक्चर को खत्म करूंगा, टेंशन मत लो। एक बार आए भैया लिख दो, और कोई डाउट होगा तो मैं इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है आपके अगले लेक्चर में लूंगा। पिछले साल के उड़ान में भी इस लेक्चर में बहुत डाउट्स थे बच्चों को, ऐसा नहीं है कि आप इकलौते हैं जिनको पहली बार डाउट आ रहा है, पिछले साल के उड़ान में भी जाकर देखना, सेम चीज पे डाउट आते हैं बच्चों को, बच्चे काफी ज्यादा रोते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको अगली क्लास में ये चीज अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी आपके लिए हैवी ना हो जाए इसलिए मैं आगे कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, ये सब डिलीट कर रहा हूं मैं, डिलीटिंग एवरीथिंग। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान, बस यही चीज बोलूंगा आज के ज्ञान में, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से सुनना। देखिए जब सतयुग था तो सतयुग में जो देवता थे वो देवलोक में रहते थे, राक्षस जो थे पाताल लोक में रहते थे, यानी धर्म और अधर्म अलग अलग रहता था। फिर बारी आई त्रेता युग की, त्रेता युग में धरती पे राम भगवान और रावण साथ में रहने लगे, यानी धर्म और अधर्म एक साथ रहने लगे। फिर बात आई जब द्वापर की, तो परिवार के अंदर ही पांडव और कौरव, परिवार के अंदर ही धर्म और अधर्म साथ में रहने लगा। जब बात आई कलयुग की, एक ही इंसान के अंदर धर्म और अधर्म दोनों रहता है। अब जिस इंसान में अधर्म ज्यादा हो जाएगा और धर्म कम हो जाएगा, समझिएगा, जिसमें अधर्म ज्यादा है और धर्म कम है वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। जिनमें धर्म और अधर्म बराबर है मानव, जिनके अंदर, अब ये मानवों के मैं आपको जो है गुण बता रहा हूं, गण बता रहा हूं कि मनुष्य भी जो होंगे कलयुग में वो 3 प्रकार के होंगे। पहले जिनमें अधर्म ज्यादा धर्म कम है, राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य, धर्म अधर्म बराबर है मानव गुण हो गया उनका। जिनमें धर्म ज्यादा अधर्म कम है, देवता प्रवृत्ति के लोग हुए। आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको किस तरफ रहना है, अधर्म ज्यादा हो धर्म कम हो वहां पे, या जहां धर्म ज्यादा हो अधर्म कम हो वहां पे। चलिए, ऑल राइट, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। कंट्रोवर्सी से दूर रहिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, फालतू की चीजों में पढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला।
चलिए ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।